आज हम जानेंगे घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला नियम है 2 की घात 2 को गुणा करना है 2 की घात 3 से, जिसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे, उसके बाद 2 को 3 बार गुणा करेंगे। तो हमारा क्या बन गया? टोटल 2 को कितनी बार गुणा किया? 5 बार। यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर 2 की घात 5 हो जाना चाहिए। जो किस तरह से आया है, 2 पर घात 2 थी और 2 पर घात 3 थी। दोनों घातें अलग थी पर आधार समान था। तो जब आधार समान था तो गुणा में हमने घातों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की घात 5। यानी कि नियम क्या बन जाता है? नियम बनता है यदि आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं, एक की घात m है, दूसरी की घात n है, तो गुणा में हम घातों को जोड़ देते हैं। अब आते हैं नियम 2 पर, जो विभाजन को लेकर है। 4 की घात 7 को विभाजित करना है 4 की घात 3 से, जिसका मतलब ये भी हो सकता है 4/7, 4 की घात 7/4 की घात 3। यानी कि अंश में 4 को 7 बार गुणा किया और हर में 4 को 3 बार गुणा किया। तो यहाँ पर ये 4, 3 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास 4 4 की गुणन बचती है। यानी कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 4 की घात 4 होना चाहिए। जो किस तरह से आ रहा है? दोनों की घातों को घटाने से आ रहा है। तो यहाँ पर नियम क्या बन जाता है कि यदि आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो भाग में घातें घट जाएंगी, यानी कि a की घात m-n हो जाएगा। नियम 3, घात की भी घात है अगर, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है? 4 की घात 2 को 3 बार गुणा किया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 2 की भी घात 3। तो देखते हैं 4 की घात 6 किस तरह बना। अगर हम इसमें पहला नियम लगाते हैं तो आधार क्या है? 4 है, समान आधार है और क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए? घातें जुड़ जानी चाहिए। यानी कि हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? 4 की घात 6 होना चाहिए। तो ये किस तरह से आया है? हमने क्या किया? दोनों घातों की गुणा की है। 4 की घात 2 गुणा 3 जो क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि नियम 3 और नियम 1, इन दोनों में क्या अंतर है ये समझना जरूरी है। यहाँ पर जो नियम है वो क्या है? घात पे अगर घात है तो हम गुणा करेंगे घातों को, लेकिन यदि आधार समान होने पर घातों को हम क्या करेंगे? गुणा में जोड़ेंगे। तो ये नियम और ये नियम बिल्कुल अलग नियम है। अब आते हैं नियम 4 पे। 5 गुणा 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर क्या है? दोनों आधार अलग अलग हैं। एक आधार 5 है, दूसरा आधार 2 है, लेकिन दोनों की घातें समान हैं। इसका मतलब है कि 5 गुणा 2 को हमें 3 बार गुणा करना है। अब यदि इसमें हम क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम का प्रयोग करते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 को एक साथ लिख सकते हैं और इसी तरह 2 गुणा 2 गुणा 2 को एक साथ लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाता है? 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। यानी कि यहाँ पर क्या नियम बन सकता है कि यदि आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, एक आधार a है दूसरा b है, पर दोनों की घात क्या है? समान है, तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग घातांक के रूप में, गुणा के रूप में। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सही है। तो जरा देखते हैं इसको। इसका बायां पक्ष 5 गुणा 2 का मतलब 10 होता है, यानी कि 5 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 10 की घात 3, जिसका मतलब क्या है? 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि क्या बन जाता है? 1000। अब यहाँ देखते हैं 5 की घात 3 का मतलब 5 की 3 बार गुणा, जो क्या बन जाती है? 5 25, 25 पंचे 125। और उसके बाद 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या बन जाती है? 8। 125 को जब 8 से गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 1000 ही आएगा। तो एक तरीके से हम अगर चेक करते हैं तो हमारा नियम बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारा नियम क्या बन गया कि यदि आधार समान है और दोनों की घात समान है तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों आधारों को हम अलग अलग गुणा के रूप में उस एक समान घात के साथ लिख सकते हैं। अगला नियम 5 आता है। 4/5 की घात क्या है? 3 है,
तो यहाँ पर ये दोनों विभाजन में रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, यानी कि 4/5 को 3 बार गुणा किया है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 अंश में तथा 5 गुणा 5 गुणा 5 हर में। जो क्या बन गया? ऊपर अंश बन गया 4 की घात 3 और हर क्या बन गया? 5 की घात 3। यानी कि हमारा नियम क्या बना कि यदि आधार अलग है लेकिन दोनों की घातें क्या हैं? समान हैं, तो हम इनको अलग अलग ऊपर नीचे घातांक के रूप में उसी घात के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसका उल्टा नियम भी बनता है कि अगर a की घात m और b की घात m रखा हुआ है तो भी हम क्या कर सकते हैं? इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा a की घात m बटे b की घात m को हम लिख सकते हैं a बटे b की घात m। और इसी तरह गुणा में भी लिख सकते हैं। गुणा में भी क्या लिख सकते हैं? a की घात m गुणा b की घात m को हम a गुणा b की घात m भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 है अगर, तो उसका मान 1 होता है। क्यों होता है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना a की घात m बराबर b है, यानी कि a को m बार गुणा करते हैं तो हमारी संख्या क्या बनेगी? b। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें अपनी तरफ से हमने क्या किया? ऊपर नीचे दोनों तरफ b से विभाजन कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमने दोनों तरफ समान काम किया है, दोनों तरफ हमने b से विभाजन किया है, तो ऐसा हम गणित में कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? b से b कैंसिल होके यहाँ पर क्या बन गया? 1 आ गया। और यहाँ पर हमें पता है b बराबर क्या है? a की घात m, तो हम b की जगह क्या लिख सकते हैं? a की घात m ही लिख सकते हैं। ये बराबर हमारा 1 बना। अब अगर हम इसमें घातांकों के नियम लगाते हैं तो आधार समान है और विभाजन में जो घातें हैं समान आधार के लिए घट जाती हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या बनेगा? a की घात m माइनस m बराबर 1। यानी कि हमारा यहाँ पर जवाब क्या हो जाता है? a की घात m माइनस m, m में से m को ही घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। यानी कि a की घात 0 बराबर क्या हो गया? 1। तो इससे क्या सत्यापित होता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो चाहे हम 5 की घात 0 लें तो भी वो 1 आएगा, चाहे हम 125 की घात 0 लें तब भी वो 1 आएगा, चाहे हम 1000 की घात 0 लें तो भी वो 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो मान हमेशा 1 ही आएगा।